So today I will be, talking about the aortic regurgitation. Aortic regurgitation, the patient feels fantastic, but the LV dies quietly inside. And I always say a quote about it that it's just like a bad leak, and the one who doesn't know about it is the one who owns the house. So that's exactly the problem is with the aortic regurgitation. It is there for quite some time. It whispers, it smiles politely, and when everything is, everyone feels everything is all right, the LV, you know, raises its hand and says, "I quit." So in next couple of minutes, I will be talking how to, assess a patient who is feeling all right, and how to assess the severity of the disease, and how to intervene before the LV, raises its the balloon. So most of the time I will be talking about the chronic um, AR, and when we talk about the evaluation, we always talk about the criteria for the severe AR, where we use qualitative, semi-quantitative, and the quantitative parameters, and then we talk about the mechanism. The problem lies with the aortic valve, or the problem lies with the adjacent, let's say aorta, and then what impact it has caused on the LV, whether in the form of reduction of the EF or whether in the form of the dilatation. So when we are unable to do it on echo, we can take the help of the cardiac CT and the cardiac MR. So a stepwise approach is recommended. So I will be talking through all this, in next couple of slides, and then again from this appearance to the left ventricle. So coming first to the qualitative methods. Uh, so the aortic valve, maybe you may see a large coaptation defect here, or you may see a flail segment. You may see a thickened aortic valve, or you may have a normal looking valve with aortic vegetation. So now, second thing is we put color on the aortic valve, and we see कि उसके ऊपर जो है कलर फ्लो जेट कैसा है, ठीक है? एंड द कलर फ्लो जेट जब सिग्निफिकेंट हम कहेंगे, तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। फ्लो कन्वर्जेंस ज़ोन, वीना कॉन्ट्रैक्टा एंड द बॉडी ऑफ द जेट। लेकिन हमें ये वी शुड कीप इन माइंड कि ये ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट हैं चीज़ें, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कंप्लायंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एयर जेट का जो एयर का जो जेट होता है, दैट इज यूजुअली एक्सेंट्रिक, मूविंग इन एंड आउट ऑफ आवर प्लेन। समटाइम्स ये कंस्ट्रेन्ड होता है, समटाइम्स ये एंट्रेन्ड होता है एलवीओटी के अंदर। लेकिन इस यही वजह है कि हम इसके जो है साइज और इसका जो एरिया है, इसके ऊपर हम इसकी सिवेरिटी को ग्रेड नहीं करते। ठीक है? सो द नेक्स्ट चीज़ हम, अच्छा, अगर हम इसके एरिया उसके ऊपर नहीं कर सकते, तो फिर कौन-सी चीज़ है जिसके ऊपर हम कर सकते हैं क्वालिटेटिव के अंदर? सो उसके अंदर हम जो फ्लो कन्वर्जेंस ज़ोन, जिसको हम पिज़्ज़ा कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर स्मॉल जो है वो होगा पिज़्ज़ा, फ्लो कन्वर्जेंस ज़ोन होगा, माइल्ड होगा, और अगर बड़ा पिज़्ज़ा आपको मिल रहा है, बड़ा फ्लो कन्वर्जेंस ज़ोन मिल रहा है, तो हम श्योरिटी के साथ, यानी विद सम सर्टेनिटी कह सकते हैं कि ये सेवियर एआर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इट हैज़ गॉट लिमिटेशंस। जेट मोमेंटम, जेट डायरेक्शन, ऑरिफिस की ज्योमेट्री कैसी है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो हम करते हैं वो एयर जेट वेट टू एडमिटिव वेट्स रेशियो है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग रिलाय करते हैं, और ये बड़ा अच्छा पैरामीटर है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल जेट्स के लिए। लेना कैसे है? विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द एलवीडी हमने इसको मेजर करना है। जेट को की विड्थ मेजर कर ली और एलवीडी की विड्थ मेजर कर ली। लेस देन 25% माइल्ड, मोर देन 65% इट इज स्वेयर। इसी चीज़ को हम जो है अपना कलर उसके ऊपर भी ले सकते हैं, एम मोड के ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ अगर आप देखें, यहाँ माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर हम देख सकते हैं कि हमें वैसे भी होता है। लेकिन ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकती? जहाँ पर मल्टीपल जेट्स होंगे, जहाँ पर बहुत एक्सेंट्रिक जेट होगा, तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। कमिंग टू दी फ्लो रिवर्सल एट द एओर्टिक आर्च, ये बहुत अच्छा पैरामीटर है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं। अगर आपको फ्लो रिवर्सल नज़र आ रहा है डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर, तो जो है ये आपके डायग्नोसिस ऑफ सीवियर एआर को ऑगमेंट करता है। ठीक है? इसी चीज़ को हम ज़रा बेटर टेम्पोरल रेज़ोल्यूशन के साथ कलर एम मोड के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप कलर एम मोड डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जो है, आप यू कैन सी के यहाँ पर
होलोडायस्टोलिक फ्लो रिवर्सल है और उसको हम कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम जो है पल्स वेव डॉपलर के ऊपर भी देख सकते हैं। पल्स वेव डॉपलर अगर आप जो है अपना सबक्लेवियन आर्ची जो है उसके आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस डालें डिस्टेंस डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर और 20 से ज़्यादा की वेलोसिटी आ रही है और पूरा हॉलो यानी डायस्टली में अब वो है तो ये काफ़ी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है फॉर सीवियर एआर। फिर हम आ जाते हैं कंटीन्यूअस वेव डॉपलर जिसकी जेट डेंसिटी के ऊपर। ये एक बहुत मैं कह लें कि मिसलीडिंग सा होता है अगर आप खाली इसके ऊपर वो कर रहे हो रिलाय कर रहे हो, ठीक है। हो कि जब फेंट जेट होगा हम कहेंगे माइल्ड ऑर्डर की एजिटेशन है, अगर बेस्ट स्मेल है तो हम मॉडरेट टू सीवियर की बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो क्या अगर आपकी इवन मशीन सेटिंग्स भी उसको अफेक्ट कर सकती हैं। एक्सेंट्रिक जेट्स, मल्टीपल जेट, डॉपलर भी जो सारी चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। लेकिन इसको आप सिंगल पैरामीटर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसनोमर है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सिंगल पैरामीटर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। कमिंग टू द सेमी कोऑर्डिनेटेड मेथड्स में अगेन कलर जो कंटीन्यूअस वेव डॉपलर है उसका प्रेशर हाफ टाइम ये भी एक बहुत ज़्यादा गलत यूज़ ज़्यादा हो रहा होता है कि जी इसके सिंगल पैरामीटर के ऊपर ख़ास तौर पे क्रोनिक एआर में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हमारी उसको मल्टी पैरामीटर के अप्रोच के अंदर ये हमें हमारे डिसीजन या उसके ऊपर अफेक्ट ज़रूर करता है। अगर ये लेस देन 200 होगा तो जो है अपना सीवियर हो जाएगा, मोर देन 500 होगा तो ये जो है माइल्ड उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगेन हमें ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि एलवी के कंप्लायंस, एलवी के डिसफंक्शन, हाइपरटेंसिव थेरेपीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। कमिंग टू द वीना कॉन्ट्रैक्टा। सो वीना कॉन्ट्रैक्टा के लिए जो है अगेन कलर फ्लो जेट के ऊपर अगर हमें जेट अच्छा नज़र आ रहा है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। वीना कॉन्ट्रैक्टा इज़ द नैरोएस्ट पार्ट। इसके लिए बाकी 2 शर्तें भी हैं कि इट शुड बी मेजर्ड एज़ क्लोज टू द लीफ फिट एंड ऑन द साइड ऑफ द जेट। फॉर एआर इसका मतलब इसके लिए हम जो है एओर्टा वाली साइड पे इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको मेल्विटी वाली साइड पे मेजर करेंगे। ब्रिटिश एफएकओ कहती है कि अगर माइल्ड से ज़्यादा है तो आप इसको ज़रूर वो करें, ठीक है। बेस्ट कहाँ मेजर किया जा सकता है? ट्रांसवर्सिक एको के ऊपर, पैरास्टाइन लॉन्ग एक्सिस में और ट्रांसएफिजियल में पैरास्टाइन अपना मिडोएसोफिजियल एओर्टा के लॉन्ग एक्सिस के अंदर लेस देन 0.3 माइल्ड है और मोर देन 0.6 जो है वो सीवियर के अंदर आता है। लेकिन अगेन यहाँ पर हम इसको सर्कुलर ओरिफिस सस्पेक्ट करें, जबकि ये ज़्यादातर ये नॉन सर्कुलर होता है और मे अंडर और ओवर एस्टिमेट 3D इसमें हमें हेल्प कर सकती है। क्वांटिटेटिव मेथड्स ये मेरे बड़े पसंदीदा मेथड्स हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है इफेक्टिव रेगुलेशन ओरिफिस एरिया है। इसमें बहुत कुछ आपने नहीं करना। आपने सिर्फ़ कलर जेट वही डाला, ठीक है? उसके बाद आपने 20 से 40 के दरमियान आपने अपनी इलिसिंग वेलोसिटी सेट करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। यानी डायरेक्शन ऑफ द जेट इधर है, तो ये वाली जो बेसलाइन है ये 20 से 40 के दरमियान आएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पिज़्ज़ा रेडियस जो है उसको लेना है, लेकिन उसको हमने कोएक्सियल लेना है विद द इको बीम, नॉट ये रेड वाला जो ये गलत होगा। कलर जेट की जो फ्लो की डायरेक्शन में अगर लेंगे तो गलत है, लेकिन कोएक्सियल टू दी इको बीम लेंगे तो वो सही होगा। और तीसरी चीज़ जो आपने डालनी है, उसके अंदर जो है इसका जो रिग्रेजन सीडब्ल्यू के ऊपर आपने इसका वी मैक्स डालना है, तो आपको ये इफेक्टिव रिग्रेजन ऑरिफिस एरिया दे देगा। अगर 0.3 से कम है, ठीक है, तो वो माइल्ड है, 0.6 से ज़्यादा है तो जो है वो सीवियर उसमें आ जाएगा। अगेन ये सारी हमने लिमिटेशन इसकी मल्टीपल जेट्स, एक्सेंट्रिक जेट्स, गैसिफिकेशन, बाइकस्पेट वाल्व वगैरह ये सारी इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। इसके बाद रिग्रेशन वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। यही जो पैरामीटर्स 3 हमने बीच में कहे थे, वही उसी तरह से हमने पिज़्ज़ा ले लिया, उसी तरह से आपने उसको करके अब आपने जो है वी मैक्स नहीं डालनी है रिग्रेशन जेट की, अब आपने वी की आई डालना है। जब आप वी टी आई डालेंगे, सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली रिग्रेशन वॉल्यूम दे देगा। और बीएसई जो है वो ये रिकमेंड करती है कि जब भी माइल्ड से ज़्यादा हो तो आपने ज़रूर रिग्रेशन वॉल्यूम इफेक्टिव रिग्रेशन ऑरिफिस एरिया जो है वो ज़रूर निकालना है। तो आप इसके इतने कॉम्प्लेक्स फार्मूले से परेशान ना हो, चीज़ें भी इसमें 3 ही है जो करने वाली है, रेस्ट ऑफ द जॉब इज़ डन बाय द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। कमिंग टू दी रिग्रेशन वॉल्यूम हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी ले सकते हैं। आप एलवीओटी से वॉल्यूम निकाल लें बाय एरिया और वीटीआई को वो करके, माइटल वेल्स का एरिया और वीटीआई को मल्टीप्लाई करके निकाल लें और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो रिग्रेशन वॉल्यूम होगा। अब जब हमने रिग्रेशन वॉल्यूम भी निकाल लिया, अब हम फॉरवर्ड वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय एलवीओटी का एरिया और एलवीओटी का वीटीआई से फॉरवर्ड वॉल्यूम निकाल लेंगे। रिग्रेशन वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, इन दोनों पर डिवाइड करेंगे हमें रिग्रेशन फ्रैक्शन पता चल जाएगी। रिग्रेशन फ्रैक्शन जब हमें पता चल जाएगी तो हम कह सकते हैं नहीं 30% से कम है तो माइल्ड है, 50% ज़्यादा है तो सीवियर है। इट हैज़ गॉट वैल्यू इन सीवियरली इम्पेयर्ड एलवी, ठीक है? जहाँ पर लो वॉल्यूम स्टेट्स होंगी, एलवी इम्पेयर्ड होगा या सीवियर माइटोस्टिनोसिस होगा जहाँ वॉल्यूम आ ही नहीं रहा,
तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा भी कम और रिगर्ज भी कम होगा। ऐसी स्टेट्स में आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। कमिंग टू द एडिशनल पैरामीटर्स, जब ये सारी चीज़ें को आपको इतना ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं दे रही, तो आप एडिशनल पैरामीटर्स के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है? उनमें एलवी साइज़ है, ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, एओर्टिक डायमेंशंस है। सो कमिंग देम टू देम वन बाय वन, एलवी का साइज़ अभी रिकमेंडेशन ये है कि आपने मेजर तो ज़रूर करना है, क्योंकि गाइडलाइंस में है कि एलवी की अगर डायमीटर 50 से ज़्यादा है तो आप उसकी इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है? एंड सिस्टोलिक डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसको मेजर भी करना है और उसको इंडेक्स भी ज़रूर करना है। अच्छा, इसमें रेड फ्लैग्स कहाँ पर हैं? एलवी का एंड डायमीटर अगर 50 से ज़्यादा हो, अगर उसको इंडेक्स कर लें तो 25 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, ईएफ जो है 55% से कम हो जाए, तो अच्छा, नॉर्मल इंडेक्स एलवी वॉल्यूम ऑलमोस्ट ऑलवेज रूल्स आउट सिवियर एआर एक्सेप्ट एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन। सो इसके अगर नॉर्मल आपको मिले इसमें सिवियर एआर, फिर नहीं हो सकता। कमिंग टू द जीएलएस की बहुत ज़्यादा बात हो गई है, ठीक है? जीएलएस के अंदर ये एक स्पेकल टेकिंग एको के ऊपर हम इसको करते हैं। डेफ़िनेटली अभी एलवी का फंक्शन डाउन नहीं होता, तो जीएलएस जो है वो डाउन हो जाता है। एआर में भी सेम फिनोमेना हो रहा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जीएलएस डाउन हो रहा था। लेकिन जो अभी तक तय नहीं किया गया, वो ये नहीं तय किया गया कि किस वैल्यू के ऊपर हम ये कहेंगे कि जो कि सिस्टोलिक फंक्शन भी ठीक है, एलवी की डायमेंशन भी ठीक है, सिवियर एआर है, लेकिन जीएलएस डाउन है, तो आप इसके पे इंटरवेंशन के लिए चले जाएँ। तो ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन ये आपके डायग्नोसिस को जो है सवेरे आर के और इंटरवेंशन में हार्ट टीम को हेल्प कर सकता है। कमिंग नेक्स्ट टू द एओर्टिक डायमेंशंस, बोथ एब्सोल्यूट एंड इंडेक्स वैल्यूज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? शुड बी टेकन एट एंड डायसली। और रेड फ्लैग्स क्या हैं? तमाम पेशेंट्स में अगर 55 से ज़्यादा है तो आपको इंटरवीन करना है, और अगर 45 इन स्पेसिफिक केसेस लाइक मार्फन्स है, बाइकुस्पिड एओर्टिक वाल्व है, कोआक्टेशन है, सीवियर एओर्टिक एजिटेशन है, टेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में जो वैल्यू आपने याद रखनी है वो 45 की याद रखनी है। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। सो अदर इमेजिंग मोडालिटीज़ जो हेल्प कर सकती हैं, उनमें ट्रांसएफिजियल एको है, जहाँ आपसे ट्रांसएफिजियल एको में अच्छे इमेजेस ही मैंने इस पे जा सकते हैं। सीएमआर हमें वॉल्यूम्स में हेल्प कर सकता है, और जब भी एओर्टिक स्टेनोसिस होता है और एओर्टा डायलेटेड होता है, आई ऑलवेज़ गो फॉर द सीटी एओर्टोग्राम बिफोर रेफरिंग द पेशेंट टू द सर्जन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट जो है वो सीटी के ऊपर ही हो सकती है। कमिंग नेक्स्ट फ्यू एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन के ऊपर, पेशेंट जो होता है एक्यूट एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हमेशा ट्रबल में होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक होता है और आप उसके ऊपर कोई बहुत अच्छी स्टडी नहीं कर सकते। हमें पता है कि कॉमन कॉजेज़ उसकी क्या हैं, ठीक है? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑफ़न नॉर्मल साइज़ में होता है, लेकिन होता हाइपरडायनामिक है। अर्जेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड एज़ अ पेशेंट डिकम्पेंसेट्स क्विकली। अगर हम इसको कंपेयर करें एओर्टिक और क्रोनिक के साथ, तो जो है एक्यूट में एलवी का इतना साइज़ बड़ा नहीं हुआ होता, ठीक है ना? हाइपोडायनामिक एलवी सिस्टोलिक वो होती है। लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर उसको डायस्टोलिक एक्यूट एआर के साथ डायस्टोलिक एमआर नज़र आ मिल रहा है, और माइटरल वाल्व की वेलोसिटी के डिसेलेरेशन टाइम 150 से नीचे है, सो बिलीव मी दिस इज़ द पेशेंट हू विल डिकम्पेंसेट वेरी क्विकली, हू नीड्स टू बी इंटरवीन क्विकली। सो टाइम टू इंटरवीन। सो माइल्ड अगर पैरामीटर सारे नज़र आ रहे हैं, माइल्ड नज़र आ रहा है आपको देखने में भी, और पैरामीटर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो अप करते रहें। लेकिन अगर आपके माइल्ड नज़र आ रहा है लेकिन क्राइटेरियाज जो है वो मीट नहीं कर रहा है, तो फिर आप मॉडरेट या सिवियर के अंदर हैं। तो मॉडरेट में फिर हमने जैसे डिस्कस कर लिया, क्वांटिटेटिव कोलैबोरेटिव फाइंडिंग सारी वो चीज़ें कर लें। अगर नहीं हो रहा तो मल्टी मोडालिटी इमेजिंग की तरफ चले जाएँ, और उसके बाद हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं अभी ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं यूरोपियन इंस्टीट्यूट कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी की, ठीक है? अगर पेशेंट एआर के साथ आया हुआ है, तो सबसे पहले देख लें कि एओर्टिक रूट एनलार्जमेंट है या नहीं है। उसके साथ अगर सिग्निफिकेंट एआर है, तो अभी जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो वेल्व स्पेयरिंग सर्जरी के ऊपर है, ठीक है? कि आप वेल्व स्पेयरिंग एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट कर लें। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप बेंटोल की तरफ जाएँ। लाइकवाइज़ अगर सीवियर एआर है, पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, तो आप सिम्पटम्स के ऊपर बेस करके तो क्लास 1 इंडिकेशन बन जाएगी, नहीं सर्जरी हो सकती टेली कर लें। अगर सिम्पटम्स नहीं है तो फिर आप इन पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड करके, बट दैट इज़ टू बी इंडिकेशन। सो आई conclude by saying that सिंगल पैरामीटर के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, हमेशा इंटीग्रेटेड एको असेसमेंट के ऊपर जाएँ। फ्लो स्टेट्स जो हैं उनको इग्नोर ना करें, ठीक है? और लेफ्ट वेंट्रिकल का रिस्पॉन्स ज़रूर देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या बीती है। वेटिंग फॉर द सिम्पटम्स इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मायोकार्डियम जो है वो डैमेज हो जाएगा। सो इन एओर्टिक regurgitation, the leak is silent, but the ventricle keeps the score. So with this, I thank you all.